हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अर्थ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूनिवर्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में समझा। आज हम समझने वाले हैं हमारे अर्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। अर्थ के बेसिक प्लैनेटरी जो डेटा है उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद शेप ऑफ अर्थ और साइज ऑफ अर्थ के बारे में, अर्थ के सैटेलाइट्स के बारे में समझेंगे और जनरल फैक्ट्स देखेंगे हम अर्थ से रिलेटेड अलग अलग। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए, सीडीएस और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिले हैं। अब आते हैं हम आज एक एक टॉपिक को हम देखेंगे यहाँ से, और सबसे पहले हम बेसिक प्लेनेटरी डेटा को देखेंगे। बेसिक प्लेनेटरी डेटा मतलब कि हमारे अर्थ से जुड़े हुए कई सारे डेटाज है, उनके बारे में हम समझने वाले। सबसे पहली बात तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो हमको बस सीधा से याद रखना है 149 मिलियन किलोमीटर। अब आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम अलग अलग डिस्टेंसेस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मीन डिस्टेंस, है ना, सबसे पास वाला डिस्टेंस और सबसे दूर वाला डिस्टेंस। तो ये अलग अलग चीजों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन अभी हमको याद क्या रखना है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक, इसको ध्यान से रखिएगा यार। अब ये पूरा कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमारी अर्थ समय लेती है कितना, 365.25 डेज। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और कुछ सेकंड्स। ठीक है, तो ये एक एक्सपैंडेड फॉर्म इसका हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको सिंपली कहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना, 365.25 डेज। ठीक है, और हम पिछली क्लास में इस पे एक डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑर्बिट कैसी है, एलिप्टिकल, और सन हमेशा कहाँ होता है, फोकस पे, सेंटर में नहीं होता है। कहाँ होता है, फोकस में। लेकिन हम जनरली उसको बोल देते हैं कि वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। लेकिन अगर ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पे होता है, फोकस पे। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। अब आगे की बात कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोड शेप है। ठीक है, अब मुद्दे की बात, हम शुरुआत से क्या पढ़ते हैं कि अर्थ कैसी है, गोल, लेकिन एक्चुअल में वो स्फेरिकल ना होते हुए कैसी है कि उसका जो पोल्स है उस पे हल्की सी क्या है, चपटी। अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव हम मान सकते हैं कि यहां से ये कैसी है, चपटी, है ना, और पोल्स से कैसी है, ये सीधी सी बात कि चपटी है ना, थोड़ी सी दबी हुई। और इसका बल्ज पोर्शन अपने को कहां दिखता है, फैला हुआ पोर्शन कहां देखने को मिलता है, इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि पोल्स पे कैसी है, फ्लैट, थोड़ी सी चपटी। ठीक है, और फैला हुआ पोर्शन कहां मिलता है अपने को, तो इक्वेटर के आसपास। और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। एक और सब्स्टिट्यूट नाम हम इसके लिए देख सकते हैं, ओबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, ओबलेट स्फेरॉइड भी एक सब्स्टिट्यूट देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि अर्थ का शेप स्फेरिकल ना होते हुए कैसा है, जियोड है। ठीक है, अब एक और चीज यहां से निकल के आती है कि पोलर डायामीटर कैसा है। तो पोलर डायामीटर हम समझेंगे कि क्या होता है सबसे पहले तो। ठीक है, अब पोलर डायामीटर में, ठीक है, अरे ठीक है, पोलर डायामीटर क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक, तो यहां से यहां तक, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक या साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक घूम के वापस जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना कंप्लीट हो रहा है, 12,714। ठीक है, 12,714, यानी नॉर्थ से साउथ आए और साउथ से वापस नॉर्थ आए, तो एक कंप्लीट सर्कल बनाया यहाँ पे हमने। उसका कितना डिस्टेंस हो गया, ठीक, या फिर एक सीधी सी बात कि यहां से लेके यहां तक का हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ के बीच में जब हम अर्थ के अंदर से जाएंगे तो हमको कितना डायमीटर मिल रहा है, 12,714। ठीक है,
और अगर नॉर्थ से साउथ आए और साउथ से वापस नॉर्थ गए तो इसको हमने क्या कहा, पोलर सरकमफेरेंस, जो कि कितना हो जाता है 40,008 किलोमीटर। ठीक है, तो डायामीटर कितना है, जब हम सीधा नॉर्थ से साउथ पोल पहुंच जाए अर्थ के अंदर से होते हुए, तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलर डायमीटर। और जब हम नॉर्थ से साउथ गए, साउथ से वापस नॉर्थ आए, तो उसको हम बोलेंगे पोलर सरकमफेरेंस। तो ये कितनी हो जाती है 40,008 किलोमीटर। ठीक है, फिर इक्विटोरियल डायमीटर की बात करेंगे, यानी यहां से मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अंदर की ओर, ठीक है, सीधे हम ईस्ट से वेस्ट निकल के चले गए तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 12,756 किलोमीटर। और अगर हम ये पूरा चक्कर लगाएं इक्वेटर के आसपास, तो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितना बनेगा 40,075 किलोमीटर। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि कुछ डेटास जो है वो अलग है। अगर सर्कल सेम होता, अगर हमारा अर्थ पूरा स्फेरिकल होता, तो ये सारा डेटा सेम होना था। लेकिन अब हमारी अर्थ कैसी है, ओब्लेट स्फेरॉइड, यानी पोल से कैसी है चपटी, ठीक है, और सेंटर से कैसी है बल्ज्ड। तो इस कारण से पोलर सरकमफेरेंस और पोलर डायमीटर दोनों ही क्या है, कम है, किससे, इक्वेटोरियल डायमीटर और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस से। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से याद रखना है। फिर एक और चीज आती है मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना है 5.97 इंटू 10⁻24 टन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, 5.97 इंटू 10⁻24 टन। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अर्थ का वॉल्यूम कितना है 10.83 इंटू 10⁻13 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें, और आगे का डेटा भी देख ही लेते हैं। एवरेज डेंसिटी कितनी है 5.52 क्यूबिक मीटर, सॉरी हाँ क्यूबिक मीटर। और यहां से याद रखना है कि अर्थ क्या है, डेंसेस्ट प्लेनेट। ठीक है, अर्थ क्या है, डेंसेस्ट प्लेनेट। ठीक है, ध्यान रखना इसको, अर्थ सबसे ज्यादा डेंस प्लेनेट है। अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान रखना, कितनी है अर्थ की डेंसिटी 5.52 एवरेज है। ठीक है, जैसे जैसे लेयर्स में हम अलग अलग जाते हैं, अगर हम क्रस्ट की देखेंगे तो हमको डेंसिटी अलग मिलेगी। ठीक है, फिर हम मेंटल की देखेंगे तो हमको अलग मिलेगी, और अगर हम कोर की देखेंगे तो अलग मिलेगी। तीनों का एवरेज निकाला जाता है तो कितना आ जाता है 5.52 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ कितना है वो ध्यान रखना हमको, 4.6 बिलियन ईयर। यानी हमने जब कल बात करी थी लास्ट क्लास में 13.7 बिलियन ईयर एगो फॉर्मेशन हुआ था किसका, हमारे यूनिवर्स का। ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन यदि हमसे पूछता है तो कितना हुआ 13.7 बिलियन ईयर एगो। कहीं कहीं पे 13.6 भी लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक अब हमसे पूछता है सन का क्या है, तो सन का एज क्या है 5 बिलियन ईयर, और अर्थ का क्या है तो 4.6 बिलियन ईयर एगो। तो हमारा सन का फॉर्मेशन कब हुआ है 5 बिलियन ईयर एगो, और अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है 4.6 बिलियन ईयर एगो। तो इसको याद रखना है अपने को। ठीक है, अर्थ पे वाटर एरिया कितना मिलेगा, सीधी सी बात, हाइड्रोस्फीयर कितना मिलेगा तो 71%। लैंड एरिया कितना मिलेगा तो 29%। आगे की क्लासेस में हम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर पे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रोटेशन पीरियड की अगर बात करें तो कितना हो जाता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने समय में घूम लेती है तो 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड्स। फिर नेक्स्ट चीज है रिवोल्यूशन पीरियड कितना है तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकेंड। तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम क्या लिख देते हैं सीधा 365 डेज 5 आवर्स की जगह ये हम 6 आवर्स ले लेते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कितना 0.25 डेज। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमको दिमाग में बिठा के रखना है, आगे ये कॉन्सेप्ट अभी काम में आएगा। रिवोल्यूशन वेलोसिटी कितनी है, रिवोल्यूशन वेलोसिटी मतलब अपनी ऑर्बिट पे कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रही है, तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी हम इतनी स्पीड से हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में सन के आसपास क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो विचार कीजिए कितनी ज्यादा स्पीड है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चल रही,
क्योंकि हमारी साइज अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो उस वजह से ये हमको कभी पता नहीं चलती। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। लेंथ ऑफ ऑर्बिट, अब जो सन के आसपास पूरी ऑर्बिट है वो कितने किलोमीटर की है, तो 96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 96 करोड़ किलोमीटर का पाथ जो है हमारी अर्थ 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकंड्स में कंप्लीट करती है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। अब डिस्टेंसेस फ्रॉम सन, देखो मैंने शुरू में तुमसे कहा था कि अर्थ का मीन हमको याद रखना है। मीन कितना है, 14.98, यानी एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमको वही बात करेंगे कि अर्थ कैसी ऑर्बिट में घूमती है सन के आसपास। ये हो गया हमारा सन, ये एक पॉइंट है फारदेस्ट पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो गया, क्लोजेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये फारदेस्ट और ये क्लोजेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना अपने को कि मिनिमम यानी सबसे पास, इस कंडीशन में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, वो अपने को कौन सा मिलेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का कितना मिलेगा, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम दूरी कितनी मिलेगी, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितना मिलेगा, करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक, और इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं तो उससे निकल के आ जाएगा क्या, मीन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये तीन डिस्टेंसेस हमको याद रखना है क्योंकि आगे ये अभी और काम आने वाले। ठीक, जब हम दो डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, एपहिलन और पेरिहिलन, तो उसमें ये हमको काम आएगा। ठीक है, फिर अगर सैटेलाइट की बात करें तो मून एकमात्र सैटेलाइट है। ठीक है, तो मून क्या है, हमारा इकलौता सैटेलाइट है जिससे हमारी डिस्टेंस कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हमको मून से याद रखने हैं कि हमारी सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून। अब हम जब मून के बारे में पढ़ते हैं यानी स्टडी ऑफ मून करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको, सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा मून जो है वो हमारी अर्थ के रोटेशन के लगभग बराबर स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है। तो उस वजह से हमको हमेशा मून का केवल एक साइड दिखाई देता है। ठीक है, और जो दूसरा साइड होता है जो अंधेरे में रहता है हमेशा, उसको हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसको दिमाग में बिठा के रखना अच्छे से, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांत सागर। किसको कहा जाता है, मून के फार साइड को, है ना, जो दिखाई नहीं देता हमको जनरली, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। लगभग 54% के आसपास एरिया जो है वहां पे होता है। ठीक है, और मून की एक और खास बात कि ये क्या शो करता है, फेजेस शो करता है। ठीक है, फेजेस यानी वही कि कभी आधा दिख रहा है, कभी पूरा दिख रहा है ना, कभी पूरा गायब हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, फेजेस ऑफ मून कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम 15-15 दिन की 2 साइकिल देखते हैं। तो बाकी जब हम एक्लिप्स के बारे में समझेंगे तब इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको वहां पे हम कंप्लीट करेंगे, बाकी की चीजें मून के बारे में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मोशंस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के मोशंस देखने की बात है। मोशंस यानी अर्थ कैसे कैसे दो हमको मोशंस जो है वो शो कर रही है। तो सबसे पहली बात तो कि पाइथागोरस नाम का जो व्यक्ति था, आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को जिसने प्रपोज किया वो व्यक्ति कौन था, पाइथागोरस। और इसने उससे कहा कि अर्थ कैसी है, स्फीयर है। लेकिन बाद में हमने ये पता किया कि अर्थ स्फीयर नहीं है, क्या है, जियोड है या ओब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना कि पहला व्यक्ति जिसने अर्थ को क्या कहा, स्फीयर, कौन था, पाइथागोरस। और ये पहला व्यक्ति है जिसने ग्लोब का शेप जो है वो सजेस्ट किया। ठीक है, और ग्लोब बनाने वाला भी यहां से याद रख लेना कि ग्लोब पहली बार किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहम। ठीक है, मार्टिन बेहम ने ठीक है, मार्टिन बेहम ने सबसे पहले हमको ग्लोब बना के दिया था। ठीक, तो उसको अच्छे से याद रखना। अब 2 बेसिक मूवमेंट्स हमारी अर्थ शो करती है, पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। ठीक, तो अब हम एक एक करके दोनों के बारे में
समझना स्टार्ट करते हैं कि रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला रोटेशन, कि जब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे ही घूम रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये अर्थ का क्या है, रोटेशन। ठीक, देखो अब दो एक्सिस की बात करेंगे, ये एक मेन एक्सिस है, ठीक है, जो इमेजिनरी है, और एक एक्सिस जो हम एक्चुअल कहते हैं कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है ना। तो ये कितनी हो जाती है यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल, तो कितना टिल्टेशन है, 23.5 डिग्री। ठीक है, अब ये 23.5 डिग्री तो इधर से हो गया, अब यहां से ये कितना एंगल बनाता है, तो 66.5। तो सेंटर से एंगल कितना हो जाता है, 66.5, और यहां कितना एंगल हो जाता है टिल्टेशन का, तो 23.5। ठीक है, अब ये क्या, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसी से हमारी अर्थ पे डे एंड नाइट के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऋतुएं या सीजन्स जो हैं उनमें हमको चीजें देखने को अलग अलग मिलती है, हीट जोन्स जो हैं उनमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है इससे। ठीक है, अब अर्थ का रोटेशन जो है, एक रोटेशन पूरा करने में अर्थ को कितना समय लगता है, 23 आवर 56 मिनट और 4, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है। ठीक है, ये 56 मिनट्स और 48 सेकेंड्स है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला 48, सॉरी 4 सेकेंड्स, सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ, वो रोटेशन में है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, तो इसको पॉइंट की जगह केवल कितना कर लेंगे अपन, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। और हमेशा अर्थ जो है उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्टवर्ड, यानी ये कौन सी डायरेक्शन की ओर घूमती है, ईस्ट की, वेस्ट से ईस्ट की ओर, यहाँ पे दिख रहा है ईस्टवर्ड, यानी वेस्ट से कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, ईस्ट की ओर घूम रही है। इस कारण से हम क्या बोल लेते हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है वो कौन सा है, ईस्टवर्ड है। ठीक है, और सन के अपोजिट है। तो जब हमने प्लैनेट्स की बात की थी तो उस समय मैंने आपको 3 हेवनली बॉडीज के बारे में बताया था, जिसमें पहला आता है हमारा सन, दूसरा आता है अर्थ, सॉरी दूसरा आता है यूरेनस, और तीसरा होता है हमारा वीनस। इन तीनों का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो कौन सा है, ईस्ट से वेस्ट, ना कि वेस्ट से ईस्ट, लेकिन अर्थ उसका अपोजिट चलती है, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और टिल्टेशन की अभी जस्ट हमने बात की कि कितना डिग्री टिल्टेशन है, 23.5 डिग्री जो है, इसमें हमको टिल्टेशन देखने को मिलता है। ठीक है, the velocity of Earth's rotation varies depending on the distances of a given place from the equator. The rotational velocity at poles is nearly zero. देखो होता क्या है कि जैसे हम यहाँ, ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है इक्वेटर, और ये पॉइंट क्या कहलाते हैं यहाँ पे दोनों पोल्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि जो रोटेशन है, उस रोटेशन की वेलोसिटी जो है हमको सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होती है, सबसे ज्यादा महसूस होती है, या उसके इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होते हैं, इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ महसूस होते हैं या लगभग जीरो के आसपास महसूस कहाँ होते हैं, तो पोल्स पे। ठीक है, तो याद रखना कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमको सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होती है, इफेक्ट्स कहाँ महसूस होते हैं, तो इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ महसूस होते हैं, तो पोल्स पे। ठीक है, अब ये आगे बहुत काम आएगी चीजें जब हम विंड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है आपने को। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंसेस इन टाइम बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। जब ये घूम रहा है तो कुछ जगहों पे ये सन के सामने आएगा, तो इसकी वजह से वहां पे टाइम अलग मिलेगा, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो हमको सन से हाइडेड मिलेंगे या पीछे मिलेंगे, तो उसके कारण डे और नाइट देखने को मिलेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि पूरी अर्थ पे हमको अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उस समय हम टाइम का जो एक कैलकुलेशन है तब उस पर बात करेंगे, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है,
अभी हम इसी पे वापस आते हैं। अच्छा, जब अर्थ घूम रही है तो इसके घूमने के कारण एक फोर्स डेवलप हो रहा है। कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है? कोरियालिस फोर्स। ठीक है, क्योंकि इसको कोरियालिस नाम की व्यक्ति ने खोजा था, तो इस कोरियालिस इस फोर्स को जो अर्थ के घूमने के कारण महसूस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस इफेक्ट। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स देखने को मिलता है। होता क्या है कि कई सारे अलग अलग जो हमारे हिस्से हैं अर्थ के, उन पे इनका जो डिफ्लेक्शन है विंड्स का, वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो वो उसको याद रखना है। इसके अलावा ओशियन करंट्स जो है अपने नॉर्मल पाथ से मूव करते हैं, वो भी हमको किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। तो ये बात होती है हमारे रोटेशन के बारे में। अब हम चलते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में कि रिवॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, तो अर्थ अपनी ऑर्बिट पे कौन सी डायरेक्शन में घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अर्थ की ऑर्बिट और ये हो गया हमारा सन। अब अर्थ जो है वो वेस्ट से कौन सी डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है? ईस्ट की ओर, यानी ये ऐसे जा रही है। ठीक है, और घड़ी की दिशा कैसी होती है? ऐसी। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई? कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? तो ईस्टवर्ड जा रही है। तो हम कह देंगे कि रिवॉल्यूशन भी कौन सी डायरेक्शन में होता है? तो वेस्ट से ईस्ट होता है। ठीक है, और कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अर्थ को एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है? 365 डेज और 6 आवर्स। अभी जस्ट इसको हमने तोड़ा था कितने पार्ट में? तो 365 डेज है ना, और 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकेंड्स में। ठीक है, अब यहां जो ये समय अलग से निकल के आ रहा है, ठीक, अप्रोक्सीमेटली इनको देखा जाए तो कितना हो जाता है? 6 घंटे। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको 4 सालों के लिए कंपाउंड कर देते हैं। कितने सालों के लिए कंपाउंड कर देते हैं? 4 साल। हम 4 साल तक मानते हैं कि हर साल में कितने दिन है? 365। और चौथे साल हम कह देते हैं कि उसमें एक दिन जो है ये 6 घंटे मिला के 6, ठीक है, फिर 6, फिर 6 और फिर 6। इन 4 सालों के 6 घंटे मिला के क्या बन गया? 24 घंटे, यानी एक दिन बन गया है। तो एक दिन जब ऐड हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि साल में कितने दिन हो गए हैं? 365। यानी ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया अपना? लीप ईयर का। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक 4 साल में या हर 4 साल में हो क्या रहा है कि एक दिन कंपाउंड हो जाता है ये 6-6 घंटे मिला के, और वो बनाता है कितना? एक दिन। और उसको मिला के हम साल को कह देते हैं कि कितना है? 366 डेज का। तो उसको हम कहते हैं लीप ईयर, जिसमें फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 29 डेज। तो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज, जब हम बात कर रहे थे अर्थ की अलग अलग डिस्टेंसेस से सन से, तो उसमें हमने पाया था कि एक बिल्कुल पास थी और एक बिल्कुल दूर थी। तो जब हम क्लोजेस्ट होते हैं, जब अर्थ क्लोजेस्ट होती है यानी इस पोजीशन पे होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। क्या कहा जाता है इसको? पेरीहीलियन। और जब दूर होती है, क्लोजेस्ट पॉइंट पे होती है, तब इसको हम बोलते हैं क्या? एपहीलियन। ठीक है, तो याद रहेगा कि जब अर्थ पास में है किसके? सन के, तब हम क्या बोल रहे हैं? उसको पेरीहीलियन। और जब सन से बहुत दूर है तब हम क्या बोल रहे हैं? फर्देस्ट पॉइंट पे, तब क्या बोल रहे हैं हम? उसको एपहीलियन। ठीक है, पेरीहीलियन और एपहीलियन। सेम कॉन्सेप्ट कहां पे होता है? हमारे चंद्रमा के साथ या मून के साथ भी होता है। जब मून सबसे पास होता है अर्थ के, तब हम उसको बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, तब क्या बोलते हैं उसको? पेरिजी। और जब मून सबसे दूर होता है तब उसको बोलते हैं हम अपोजी। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना कि मून अगर पास है तो उसको बोलते हैं हम पेरिजी, और दूर है तो बोलते हैं एपोजी। और अर्थ सन से दूर है तब उसको बोल रहे हैं हम एपहीलियन, और पास है तो उसको बोल रहे हैं पेरीहीलियन। ठीक है, और डिस्टेंसेस हमने देखे ही थे। कौन से डिस्टेंस थे? ये कितना था? 15 करोड़। ठीक है, एक बार
फटाफट मीन डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम भी देख ही लेते हैं वहां पे, है ना, कौन से थे, कितने कितने, ये वाला कि सबसे मिनिमम है कितना 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई कौन सी, सबसे पास वाली, तो ये कौन सी हो गई, पेरिहीलियन। और जब सबसे दूर है, मैक्सिमम है, तो कौन सी हो गई, एपहीलियन। और सेम चीज मून में होगी तब क्या कहेंगे, पेरिजी और एपोजी। ठीक है, तो उसको अच्छे से हमको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वही इजी क्वेश्चन हम बहुत सी बार गलत कर देते हैं और वही हमारा कारण बनता है। कारण किस चीज का, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन से रह जाना, डिस्क्वालीफाई हो जाना, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो एपोजी और पेरिहीलियन और एपहीलियन की डेट्स भी याद रखना है कि पेरिहीलियन कब होता है, यानी अर्थ सबसे पास कब होती है, 3 जनवरी, और सबसे दूर कब होती है, 4 जुलाई। तो क्या थोड़ा कंट्रास्टिंग नहीं हो गया, कंट्रास्टिंग कैसे कि यार जब पास होती है तब तो हमारे यहाँ क्या महसूस होता है हमको, है ना, गर्मियां महसूस होती है। ठीक है, यानी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको क्या देखने को मिलता है 4 जुलाई पे कि ये फारदेस्ट है, जब सन से सबसे दूर है ना, तब हमको क्या महसूस होना चाहिए, ठंड महसूस होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमको क्या महसूस हो रही है इस समय, गर्मियां। और जनवरी में सबसे पास है, तब हमको क्या महसूस होना चाहिए, ठंड बहुत ज्यादा, गर्म बहुत ज्यादा। तो हमको उसका उल्टा ठंड महसूस हो रही, क्यों, क्योंकि अर्थ टिल्टेड, और टिल्टेशन के साथ साथ में रोटेशन भी है और रिवोल्यूशन भी है, तो उसकी वजह से अलग अलग पोजीशंस जो है वो बनती है। तो इस समय जब हम 3 जनवरी पे होते हैं तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अपोजिट होता है किनके, सन के। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे हमको सर्दी महसूस होती है, यानी ठंड महसूस होती है। और जब जुलाई की बात हो रही है तो वो सामने होता है किसके, सूरज के। तो इस वजह से हमको क्या महसूस होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भयानक सी गर्मी या समर्स महसूस होती है। तो आगे हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको एक और बार क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम रिवोल्यूशन के बाद। अगली चीज इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन सी चीजें हमको देखनी पड़ती है रिवोल्यूशन के कारण। तो रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या देखने को मिलता है, साइकिल ऑफ सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, साइकिल ऑफ सीजन्स देखने को मिलता है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे हमको 3 अलग अलग, इंडिया की बात करूं प्रॉपर तो हमको 3 सीजन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अर्थ की बात करें तो 4 देखने को मिलता है। कौन से, तो विंटर, फिर समर्स, फिर उसके बाद ऑटम और स्प्रिंग, ये 4 सीजन देखने को मिलते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहे हैं, तो हमारे अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। साथ ही जब अर्थ मूव करती है या घूमती है, और मूव करते हुए घूमती है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्दियों में हमको ये महसूस होता है कि रातें बड़ी है ना, और गर्मियों में हमको ये महसूस होता है कि दिन बड़े हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट भी इसके कारण होती है, रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है, इसके अलावा वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ एंड द टेम्परेचर जोन्स। ठीक है, तो टेम्परेचर जोन्स में अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ हीट जो है वो भी हमको किसके कारण देखने को मिलती है, तो हमारे रिवोल्यूशन की वजह से। अब होता क्या है ना कि ये इक्वेटर और एक हमारा ट्रॉपिक जोन मिलेगा हमको, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन मिलेगा, टेम्परेट जोन के बाद में लास्ट मिलेगा हमको फ्रिजिड या टॉरिड जोन। अब यहाँ पे सन की इंटेंसिटी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, तो उस कारण से हम ये देखते हैं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेम्परेचर जोन्स बनते हैं, जिसको हम आगे बहुत अच्छे से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सीजन्स में। ठीक है, कि सीजन्स क्या है, तो the seasons are caused due to the combined effect of Earth's revolution and tiltation of its axis in the same direction throughout year। हमेशा तुम देखोगे कि माना अगर हमारी अर्थ इस तरह से झुकी है, तो ये हमेशा ही हमको कैसी दिखेगी, इसी डायरेक्शन में इसका एक्सिस मिलेगा। अब एक बार जब ये सन के पास आई, यानी सर के सामने आई, तो ये वाला हिस्सा सामने है। अब जब ये घूम के इस ओर आ गई, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सन के सामने।
ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे डायग्राम में तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होती है, तो दो चीजें हैं सीजन्स के लिए, पहला रिवोल्यूशन और दूसरा टिल्टेशन ऑन इट्स एक्सिस। इसके कारण हमको 4 सीजन्स देखने को मिल रही है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। ठीक है, इंडिया में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है, तो वो हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे उसको ज्यादा अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इट वेरीज, अब अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो है प्रिसाइज एकदम क्या बोल सकते हैं ना, इस सामने की ओर होता है या कहीं बीच में होती है। अर्थ जो है ना तो दूर होती है ना पास होती है, तो उसकी वजह से हमको दोनों ही चीजें क्या दिखती है, डे एंड नाइट की लेंथ जो है वो क्या दिखती है, सेम दिखती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इक्विनॉक्स बोलते हैं कि इस दिन डे लाइट और डार्कनेस इक्वल होती है पूरी अर्थ पे। ठीक, तो साल में 2 बार ये होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इक्विनॉक्स अपने को याद रखना है। ठीक है, इक्विनॉक्स 21 मार्च का जो होता है वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, और इस दिन सनरेज जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर ओवरहेड होती है, इक्वेटर के ऊपर, जिसके कारण पूरे एरिया में हमको क्या दिखाई देता है, इक्वल डे एंड नाइट जो है पूरे अर्थ के एरिया में हमको क्या दिखाई देता है, इक्वल डे एंड नाइट दिखाई देता है। तो ये कौन सा कहलाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मार्च 21 जो अभी आने वाला है। ठीक है, फिर 23 सितंबर को सेम चीज होती है कि सन जो है वापस ओवरहेड है किसके ऊपर, इक्वेटर पे। तब हम इसको क्या कह देंगे, ऑटम इक्विनॉक्स। कौन सा इक्विनॉक्स कह देंगे, ऑटम इक्विनॉक्स। एक मिनट इसको रिवाइज करना फटाफट। ठीक है, तो 2 टाइप के इक्विनॉक्स हो गए, पहला 21 मार्च जो कि क्या कहलाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और दूसरा 23 सितंबर जो क्या कहलाता है, ऑटम इक्विनॉक्स। तो 2 इक्विनॉक्स हमको याद रखने हैं, 4 सीजन्स हमको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमारी हो जाती है कंप्लीट, सीजन्स और इक्विनॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आती है सॉलिस्टिस। अब सॉलिस्टिस में क्या है, यानी संक्रांति जिनको कहा जाता है, तो 2 टाइप के हमको सॉलिस्टिस देखने को मिलते हैं। पहला सॉलिस्टिस कौन सा है, समर, और दूसरा सॉलिस्टिस कौन सा है, विंटर। ठीक है, समर सॉलिस्टिस मतलब सीधी सी बात कि 21 जून को एक ऐसा दिन होता है जिसमें सन सीधे रूप से किसके ऊपर होता है, या सनरे सीधे रूप से किसके ऊपर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड के ऊपर सीधे उसके ऊपर गिरती है। तो उस 21 जून को हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस। ठीक है, अब दूसरा जो होता है, अब वो कब मिलेगा अपने को, कौन सी तारीख को मिलेगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनरेज जो है वो डायरेक्टली गिरती है या ओवरहेड होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, अब इनमें हो क्या रहा है या क्या चीजें अलग है। ठीक है, तो यहां पे याद रखने की बात है समर सोलिस्टिस में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इस दिन लॉन्गेस्ट डे देखा जाएगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो ज्यादा लंबे समय तक मिलेगी। और इसका उल्टा हमको कहां देखने को मिलेगा, 21 जून पे, कहां पे, तो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये उल्टा देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब होता क्या है कि नॉर्थ पोल कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड हो जाता है या टिल्टेड हो जाता है टुवर्ड सन, तो ये 24 घंटे क्या रिसीव करता है, सनलाइट। तो यहां से हम देखते हैं कि 6 महीने का दिन जो है वो शुरू हो जाता है कहां पे, हमारे नॉर्थ पोल पे, और 6 महीने की कंप्लीट डार्कनेस आपको दिखाई देगी कहां पे, हमारे साउथ पोल पे। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा किसका, समर सॉलिस्टिस का। अगर हम बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिस की, तो सदर्न हेमिस्फीयर को 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए सनलाइट मिलती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट डे है कहां का, साउदर्न हेमिस्फीयर का, और शॉर्टेस्ट डे है कहां का, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा है, इसलिए याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ इस समय आप देखोगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में अब
समर्स दिखाई देती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर्स दिखाई देती है। और कंप्लीटली उल्टा हो जाता है कि साउथ पोल अब सामने आने लगता है किसके, सन के, और नॉर्थ पोल जो है वो साइड में चला जाता है या ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है सन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से फिर वहां पे हमको डार्कनेस जो है कंप्लीटली दिखाई देने लग जाती है लगभग 6 महीने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस 6-6 महीने की दिन और 6-6 महीने की रात इसी कारण से होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है, टिल्टेड है, और साथ ही साथ एक ही डायरेक्शन में हमेशा वो टिल्टेशन है, किसके रिगार्डिंग, सन के रिगार्डिंग। तो इस वजह से हमको वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस। लास्ट चीज आ जाती है सीजन्स। अब हमने शुरू में एक बात की थी कि हमारे यहाँ पे क्या दिखते हैं, 4 सीजन्स दिखती है, ऑटम, समर और उसके बाद विंटर। ठीक है, ऑटम, स्प्रिंग, ऑटम, समर और विंटर। तो ये अलग अलग पीरियड्स की बात करते हैं कि जब अर्थ जो है इन 2 डायरेक्शंस में होगी, यहां पे और यहां पे, तब सन की रेज जो है वो सीधे तौर पे किसके ऊपर गिरेगी, हमारे इक्वेटर के ऊपर। यहां पे भी वही चीज होगी। तो जब वो सीधे तौर पे गिरेगी किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर शाइन करेगी, तब हम देखने के मिलेंगे, हमको क्या देखने को मिलेगा, इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये 2 दिन कंडीशन बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो ये 2 इक्विनॉक्स, जब यहां वाली कंडीशन होती है मार्च वाली, तो उसको हम बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और जब स्प्रिंग की बात होती है तो ये कौन सा हो जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक, सॉरी, जब 21 की बात कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग है, और जब हम 23 सितंबर की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाता है, ऑटम इक्विनॉक्स। अब जब हमारी अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमने शुरू में ही बात की थी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो जब ये यहां से मूव करते हुए पहुंचती है इस डायरेक्शन में, तो यहां हम ये फील कर पा रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है या नॉर्थ पोल जो है वो कहां है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से यहां हमको क्या महसूस होता है, विंटर्स जो है वो देखने को मिलेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमको क्या देखने को मिलेगी, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर सीधे रूप से सामने है किसके, सन के। तो यहाँ पे हमको समर्स और यहाँ पे हमको विंटर्स। फिर से घूम के आए, वापस हमको क्या देखने को मिला, इक्विनॉक्स। फिर घूम के आए कहां पे, इस पोजीशन में जहां हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ पोल जो है अब सामने आ चुका है किसके, सन के, और साउथ पोल जो है वो पीछे की ओर जा चुका है। तो इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप सामने की ओर पाएंगे, और यहां पे कौन सी सीजन देखने को मिलेगी, समर, और यहां पे कौन सी देखने को मिलेगी, विंटर। तो ये टिल्टेशन के कारण हो रहा है, और टिल्टेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में, ये एक्सिस हमेशा सेम है, यहां पे भी इसी डायरेक्शन में है, यहां पे भी इसी डायरेक्शन में है, यहां भी इसी डायरेक्शन में है, और यहां भी इसी डायरेक्शन में। तो हमेशा टिल्टेशन सेम डायरेक्शन में होता है, उस कारण हमको अलग अलग जो सीजन्स है वो अर्थ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा किसके बारे में कहानी, पूरा अर्थ के बारे में और अर्थ के सीजन्स के बारे में। तो आज हमने बेसिक प्लेनेटरी डेटा देख लिया अर्थ का। ठीक है, इसके बाद हमने सन से डिस्टेंसेस की बात कर ली, पेरिहीलियन, एपहीलियन के बारे में बात की, फिर हमने सीजन्स के बारे में समझा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में, यानी दोनों इक्विनॉक्सेस के बारे में समझा, समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के बारे में समझा। तो इससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लाइमेटोलॉजी में बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ ये चीज हमको याद करनी है, अच्छे से समझनी है, और इन कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक द अर्थ, और अगले टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।